Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again. Now this is the video in which we are going to cover 1st to 5th of September. इसके बाद जो हमारा पूरा शेड्यूल है वो राइट ट्रैक पे आ जाएगा, तो हम फिर डेली एनालिसिस कर सकते हैं. आज शाम में जहाँ तक है मैं आपको 6th सितंबर भी आज ही डाल दूंगा रात तक में, तो एटलीस्ट ताकि आपका जो शेड्यूल है वो ना गड़बड़ हो और जितनी चीज़ें हैं वो ट्रैक पर आ जाएँ. तो मैं भी वही कोशिश कर रहा था. लकीली मैं कर पाया. आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं कवर कर पाऊँगा, बट थैंक्स टू योर सपोर्ट, योर लव एंड योर इंस्पिरेशन, जिसमें कि मतलब मैं कर पाया. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1st to 5th सितंबर का हिंदू एनालिसिस. इसमें पहला सवाल है विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो एंड कुई परटेन्स टू. ये 2021 का सवाल है. आंसर मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को. अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा बहुत हमारा वीडियो भी दिखेगा, लोगों को चलेगा, तो उससे रीच बढ़ती है. तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मतलब आप लोग को कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है लाइक करने में, आप लाइक कर सकते हैं. तो इसका आंसर आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने हैं. डांस फॉर्म्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्री हिस्टोरिक के, पेंटिंग है, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. आपको यहाँ पे एंशियंट संस्कृत लिटरेचर लिखा है और सामने लिखा है ऑथर्स के नाम. आपको बताने हैं कि इनमें से कितने पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं. फर्स्ट लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम बाय कालिदास, दूसरा लिखा है मृच्छकटिका बाय शूद्रक एंड रघुवंश लिखा है बाय तुलसीदास. ठीक है ना. तो अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसका आंसर मैं हालांकि आपको बता दूं, पर करेक्ट आप बताइएगा कि कौन सा गलत है. ठीक है ना. इसका आंसर है वन ओनली, केवल एक ही करेक्टली मैच्ड है, अभिज्ञान शाकुंतलम बाय कालिदास. दोनों बाकी जो गलत हैं उनके आप सही ऑथर्स बताइएगा मुझे. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं. पहला जो न्यूज़ है वो है प्रोजेक्ट तामरा के बारे में. प्रोजेक्ट तामरा अब है क्या ये देख लेते हैं. न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. इसने सपोर्ट किया है एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है प्रोजेक्ट तामरा. ये वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है. सबसे पहले तो याद रखिएगा, तामरा अगर आपसे पूछे कि किससे रिलेटेड है तो इट इज़ रिलेटेड टू द वाटर बॉडी मैनेजमेंट. वाटर बॉडी के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जिसको सपोर्ट किसने किया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड. और टीडीबी किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. तो उसने कुछ पैसा वैसा देने की बात की है कि ठीक है हम आपको 1.5 करोड़ रुपए देंगे, उसमें से 89 लाख रुपए देने की बात की है. तो टीडीबी जो है डीएसटी के अंदर आता है. इसने बैक किया है इनोवेटिव वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को जिसका नाम है तामरा. 89 लाख रुपए इसकी फंडिंग सपोर्ट दिया है. और आप सबको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड में वाटर चैलेंज बहुत ज़्यादा है, वाटर की बहुत ड्विंडलिंग कंडीशन है, और ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि वाटर बॉडी मैनेजमेंट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. तो इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव. और ये अमृत 2.0 के अंतर्गत आप काउंट कर सकते हैं. अमृत 2.0 जो अटल रिजुविनेशन मिशन है ना, तो उसके कारण उसके अंतर्गत आप इसको काउंट कर सकते हैं. दो पर्पस हैं इसके. एक तो वाटर बॉडीज़ को रिवाइटलाइज करना और दूसरा वेस्ट ऑफ वाटर को कम करना. ठीक है ना. तो इसके दो मेन एम है. एक तो वाटर बॉडी को रिवाइटलाइज करना, रिवाइवल उसका करना. दूसरा इसका है कि जो वाटर वेस्टेज है उसको कम करना. ठीक है ना. प्लस वाटर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, वाटर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है उसको अच्छा इंप्रूव करना. ठीक है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. एंड ये ऑब्वियस बात है, इंडिया का आप सबको पता है कि हम ब्लू इकोनॉमी बनना चाहते हैं. तो ब्लू इकोनॉमी बनने का जो हमारा सपना है उसमें भी कहीं ना कहीं ये फिट बैठता है. तो हमारे ब्लू इकोनॉमी के सपने को भी ये पूरा करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. आगे मूव करते हैं. अब इसमें देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. तो एक और सिग्निफिकेंट मूव जिसको कि टीडीबी ने अप्रूवल दिया, तो ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा. हाँ, तामरा के बारे में इसका फुल फॉर्म देख लीजिए. डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम. इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम है ये, याद रखिएगा. दूसरी जो न्यूज़ है वो है रंभा एलपी के बारे में. अब रंभा एलपी क्या है मैं आपको बता दूँ. रंभा एलपी पहले तो आप याद रखिएगा कि ये चंद्रयान 3 में ऑन बोर्ड है. चंद्रयान 3 में एक पेलोड है जो कि ऑन बोर्ड है, और इसने अभी चंद्रमा के सरफेस पे यानी कि लूनार सरफेस पे सरफेस प्लाज्मा को डिटेक्ट किया. याद रखिएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, रंभा एलपी. पहले तो आपको पता नहीं कि रंभा एलपी क्या है. तो रंभा एलपी इज अ पेलोड विच इज सिचुएटेड इन द चंद्रयान 3. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि रंभा एलपी बेसिकली इट मेजर्ड द सरफेस प्लाज्मा कंटेंट. ठीक है ना. एंड फर्स्ट इन सीटू मेजरमेंट है सरफेस बाउंड लूनार प्लाज्मा का. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
ठीक है ना। एंड एलपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसका एलपी का मतलब है लैंगमीर प्रोब। लैंगमीर, ये लैंगमीर जो है ये एक साइंटिस्ट थे, इरविंग लैंगमीर, याद रखिएगा, इरविंग लैंगमीर वाज अ साइंटिस्ट। ये देखो लिखा भी है, लैंगमीर इज आफ्टर इरविंग लैंगमीर प्रो, है ना, ये एक डिवाइस है। और इरविंग लैंगमीर के बारे में अगर आपको बताऊं तो ही वॉज एन अमेरिकन केमिस्ट, फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर, एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1932 फॉर हिज वर्क इन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पे उनके द्वारा किए गए काम के कारण इरविंग लैंगमीर को दिया गया था नोबेल प्राइज 1932 का। और ये जो रंभा एलपी है, इसमें जो एलपी है इट स्टैंड्स फॉर लैंगमीर प्रोब, याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन रिमेंबर, है ना। और वहीं सरफेस प्लाज्मा जो है उसका कंटेंट जो है वो डिटेक्ट किया है। अगला है नशा रोको कमेटी। तो अभी रिसेंटली एक विजिलेंट वेव जो है गांवों में आ रही है, स्पेशली पंजाब के गांवों में। पंजाब आप सबको वैसे ही पता होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नारकोटिक्स और जो नशा है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है। तो उसी के चलते पंजाब में एक विजिलेंट कमेटी बनाई गई है। एंड ये एक इनफॉर्मल कमेटी, हालांकि फॉर्मल कमेटी नहीं है, विजिलेंट कमेटी है टू स्टॉप द यूज एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड इट एक्ट्स अगेंस्ट द ड्रग्स, जो भी ड्रग्स वहाँ कार्टेल और ये सब चल रहे हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा। एंड एक ड्रग है वहाँ पे प्रेगाबलिन, याद रखिएगा, प्रेगाबैलिन एक ड्रग है। इट इज़ ओनली फार्मा ड्रग या प्रिस्क्रिप्शन ओनली फार्मा ड्रग है ना। और एक चित्ता नाम का ड्रग भी वहाँ चलता है, चित्ता और ये प्रेगाबलिन, है ना, प्रेगाबैलिन। तो नशा रोको रोजगार दो, कैंपेन का नाम है नशा रोको रोजगार दो, स्टॉप एडिक्शन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो दिस द कैंपेन विच इज़ देयर। हालांकि बहुत ज़्यादा बुरे नंबर्स हैं अगर आप देखें। एनडीपीएस एक्ट है 1985 का, आपको पता होगा, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। उसमें ये कुछ बहुत सारे कंडीशंस है जिसमें सज़ा का प्रावधान भी, 10 साल तक की सज़ा भी मिलती है जो नारकोटिक सब्सटेंस रखते हैं अपने पास। जैसे हेरोइन है 250 ग्राम या उससे ज़्यादा अगर आप हेरोइन रखते हो तो वो कंसिडर कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है ना एनडीपीएस के अंतर्गत। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अगला है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में देखते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है 1956 का, आप सबको पता होगा। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 का है। उसमें सेक्शन 6A के तहत बनाई गई थी कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है ना। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसी के अंतर्गत बनाई गई थी, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के अंतर्गत, ठीक है ना। अब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत आती है। मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आएगी। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है जिसका टेन्योर रहता है 5 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं एंड इन होल टाइम मेंबर्स का 3 इयर्स टर्म होता है, एक्सटेंडेबल अप टू 5 इयर्स, है ना। एंड 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं फ्रॉम सेंटर साइड, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम पार्टी स्टेट्स एंड ऑल, ठीक है ना। फंक्शन की अगर हम बात करें कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, तो अथॉरिटी का फंक्शन है शैल एक्सरसाइज सच पावर एंड शैल डिस्चार्ज सच ड्यूटी as modified by the Honorable Supreme Court wide order in relation to storage, appointment, regulation and control of river Kaveri। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ही इसको बनाया गया है ना। उसके ऑर्डर के अंतर्गत ही ये वाटर जितना भी स्टोरेज है कावेरी वाटर का, उसका स्टोरेज, अपॉइंटमेंट, रेगुलेशन, कंट्रोल, सारा कुछ करने का पावर जो है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया है, ठीक है ना। इट ऑल्सो इनविसाजेस द प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच विल बी कैरिड आउट। कौन से स्टेट, जो भी ये इसके कैचमेंट एरिया के स्टेट्स हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट करेंगे, कहाँ पे क्या प्लानिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, उनका, ये सारी चीज़ें देखने का काम भी इसी का है। इसके अलावा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो स्टेट्स को सजेशंस भी दे सकती है रिगार्डिंग माइक्रो इरिगेशन, चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न, सिस्टम डेफिशिएंसी करेक्शन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट, इन सब के रिगार्डिंग वो सजेशंस भी दे सकते हैं। एंड कमेटी का जो है शैल मीट वंस इन 10 days ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड अक्टूबर। जून और अक्टूबर के महीने में हर 10 दिन में एक बार इसको मिलना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगला जो टॉपिक है वो है PSLV एक्सेल के बारे में। तो आपको बता दूं आदित्य L1, क्यों मैं PSLV एक्सेल बता रहा हूँ कि आदित्य L1 मिशन, आप सबको पता होगा कि आदित्य L1 अपना सूर्य पे गया है। L1 इज लैग्रेंज पॉइंट 1, 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। तो PSLV C57 का यूज़ किया गया है, PSLV का एक्सेल वेरिएंट यूज़ किया गया है, ठीक है ना। PSLV के बारे में अगर आपको बताऊँ तो इट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल?
थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है टू बी इक्विप्ड विद अ लिक्विड स्टेज ऑल्सो, है ना। तो इसमें लिक्विड स्टेज भी है, पहला ऐसा इंडियन लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेजेस इंक्लूड की गई थी। सबसे पहला जो सक्सेसफुल लॉन्च था PSLV का वो 1994 में किया गया था। PSLV का सबसे सक्सेसफुल जो पहला लॉन्च था वो 1994 में किया गया था। एंड इट इज़ अ वेरी रिलायबल एंड वर्सटाइल वर्क हॉर्स ऑफ द इंडियन लॉन्च प्रोग्राम, है ना। इंडिया का जो लॉन्च प्रोग्राम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एंड इट हैज़ लॉन्च्ड न्यूमरस इंडियन एंड फॉरेन कस्टमर्स। अगर आप देखें तो चंद्रयान 1 जो था 2008 में वो PSLV से गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 का जो हमारा मिशन था वो भी हमने PSLV से ही छोड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई लोग नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूँ। PSLV हमारे यहाँ 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए भी यूज़ हुआ था। चंद्रयान 1 हो गया, मॉम हो गया, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो 50th लॉन्च था, 50वां लॉन्च था, वो PSLV C48 था। PSLV C48 हमारा 50th लॉन्च था। एंड इसके अलावा सक्सेसफुली मैंने दो तो आपको बता ही दिए, मॉम और चंद्रयान बता ही दिया। इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हॉर्स है, ना केवल ये IRS जो सीरीज सैटेलाइट्स हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सीरीज़ की है ना, IRS रिमोट सेंसिंग वाली जो सीरीज़ की हैं, उनको भी लॉन्च करने के लिए PSLV का ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हम केवल इंडिया में कर रहे हैं, हम फॉरेन की कंट्रीज़ के लिए भी कर रहे हैं। और PSLV XL जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है PSLV का, एंड इसमें ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स रखे गए हैं, 12 टन का प्रोपेलेंट लोड रखा गया है ना। स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स भी एक्स्ट्रा हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एक्सेल वेरिएंट के जो अलग अलग मिशंस थे वो मैं आपको बता दूं। PSLV C11 का यूज़ किया गया था चंद्रयान 1 के लिए। इट वाज द फर्स्ट मिशन टू द मून, है ना, 2008 का था। मंगलयान PSLV C25 लॉन्च किया गया था 2013 में। एस्ट्रोसैट हमारा PSLV C30 से लॉन्च किया गया था। ये हमारी पहली डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, 2015 का मिशन है एस्ट्रोसैट। फिर EOS 06 सैटेलाइट जो है हमारी 2022 में हमने EOS 06 सैटेलाइट लॉन्च की थी PSLV C54 से। टेलियोस 2 था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, टेलियोस 2 वो हमने लॉन्च की थी। DSSAR हमने लॉन्च की थी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर आदित्य L1 आपको पता ही, आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है, फर्स्ट मिशन टू द सन। ये PSLV C57 है, ठीक है, PSLV C57। अगला देख लो, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं। अगला टॉपिक है होलोंगापार गिब्बॉन सेंचुरी। तो होलोंगापार गिब्बॉन सेंचुरी के बारे में देखते हैं। लोकेशन है इसकी जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अगर आपसे कोई पूछे होलोंगापार गिब्बॉन सेंचुरी कहाँ पर है तो ये जोरहट असम में है। रीनेम किया गया है इसको अभी होलोंगापार गिब्बॉन सेंचुरी। एंड पहले इसका नाम था गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। फॉर्मली क्या नाम था इसका, गिब्बॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अभी इसको होलोंगापार गिब्बॉन सेंचुरी कहा जा रहा है। वेजिटेशन की बात करें तो अपर कैनोपी जो है वो होलोंग ट्री है, इसमें होलोंग ट्री है, याद रखिएगा। देयर इज़ अ वेरी फेमस ट्री, इसी कारण से इसका नाम भी पड़ा हुआ है ना। तो अगर आप लोग गूगल करके एक बार होलोंग ट्री की फ़ोटो देख लें, है ना, तो अगर आप देखें तो इसे वेरी ग्रीन, छोटा सा नहीं है, कई बार पत्ते गिरे रहते हैं, आपने देखोगे बड़ा लंबा सा पेड़ रहता है, ऊपर लंबा सा पेड़ रहता है, उसमें ऐसे उसके ब्राउन ब्राउन पत्ते गिरे रहते हैं, तो उस तरीके का कुछ दिखता है ना। तो अपर कैनपी इसलिए बहुत लंबा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड लोअर कैनपी में एवरग्रीन श्रब्स एंड हर्ब्स पाए जाते हैं। फौना की बात करें यहाँ पे तो सेंचुरी हैज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इज़ होम टू द ओनली एप्स इन इंडिया, द वेस्टर्न हुलॉक। जो वेस्टर्न हुलॉक है, ओनली एप इन इंडिया, है ना, तो वो याद रखेगा। ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट भी यहाँ मिलता है ना, जिसको हम बंगाल स्लो लॉरिस बोलते हैं। ओनली एप्स इन इंडिया, द वेस्टर्न हुलॉक, एंड ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट विच इज़ द बंगाल स्लो लॉरिस, तो वो दोनों याद रखेगा। इसके अलावा स्टम्प टेल्ड मैकाक, नदन पिक टेल्ड मैकाक, ईस्टर्न असमीज मैकाक, रीसस मैकाक, कैप्ड लंगूर, ये सब भी होते हैं। अभी हुलॉक गिबॉन की जो हम बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको गिबॉन पार्क भी कहा जाता है। ये हुलॉक गिबन है। इट इज़ द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। इट इज़ नेटिव टू ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार एंड साउथ वेस्ट चाइना। एंड लाइक ऑल एप्स दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन है और एक ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन भी है।
तो वेस्टर्न हुलॉक गिवन की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पाए जाते हैं, जो आपका दिबांग रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके आसपास। और इसका IUCN स्टेटस याद रखिएगा वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन का, ये है इंडेंजर्ड, है ना। वहीं ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन अगर देखें तो कुछ पॉकेट्स में अरुणाचल में, असम में, साउथ चाइना में ये पाए जाते हैं। हुलॉक गिबन ही है ना। IUCN स्टेटस ईस्टर्न वाले का वल्नरेबल है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिपोर्ट। 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिपोर्ट, ठीक है ना। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिपोर्टेड है इस कंट्री में। हमारी कंट्री में 14 मिलियन के आसपास माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो रिवील्ड दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज अबाउट 1.42 मिलियन इन माइनर इरिगेशन स्कीम्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सेंसस। मतलब काफ़ी लोग अब इसका माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनर इरिगेशन का, ठीक है ना। माइनर इरिगेशन का मतलब क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर में, जिनके पास कल्चरलेबल कमांड एरिया होता है अप टू 2000 हेक्टेयर्स का, ठीक है ना। तो दोज स्ट्रक्चर्स आइदर इन ग्राउंड वाटर और इन द सरफेस वाटर कैटेगरी हैविंग कल्चरलेबल कमांड एरियाज ऑफ अप टू 2000 हेक्टेयर्स। तो 2000 हेक्टेयर तक के एरिया के अंदर कहीं जो या तो ग्राउंड वाटर में, तो इसमें 1 हेक्टेयर भी आएगा, 2 हेक्टेयर भी आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा 2000 हेक्टेयर तक का आएगा। तो 1 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का भी आएगा, याद रखेगा। अब 93 मिलियन तो ग्राउंड वाटर है इसमें से, और 1.21 मिलियन जो है वो सरफेस वाटर स्कीम्स हैं। एंड ग्राउंड वाटर स्कीम्स बेसिकली थ्रू आउट द ईयर इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। सरफेस वाटर में फ्लो स्कीम्स होते हैं, सरफेस लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, दूसरी जो न्यूज़ है वो है अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि जो सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन है ये निकालता कौन है। तो ये पब्लिश किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। याद रखिएगा कौन इसको रिलीज करता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है ना। आगे देखते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। तो वर्ल्ड संस्कृत डे की अगर हम बात करें तो रिसेंटली कोलंबो ने सेलिब्रेट किया था, श्रीलंका में सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड संस्कृत डे। 31 अगस्त को होता है वर्ल्ड संस्कृत डे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर जो है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था न्यूज़ की कर्नाटका फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया था, वहाँ पर ही संस्कृत डे भी सेलिब्रेट किया गया है। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सेलिब्रेशन जब होगा तो ऑब्वियसली कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, लिंग्विस्टिक टाइज बढ़ेंगे इंडिया श्रीलंका के साथ हमारे। संस्कृत डे की अगर हम बात करें तो एनुअल सेलिब्रेशन ऑब्जर्व होता है ऑन द डे ऑफ श्रावण पूर्णिमा, है ना। श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड डेज ऑफ द मंथ ऑफ श्रावण एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, श्रावण के महीने में होता है ये। एंड ऑन दिस डे द वर्ड संस्कृत डे पाणिनि इज रिमेंबर्ड। पाणिनि क्यों, क्योंकि उसने अष्टाध्यायी लिखी थी, जो संस्कृत ग्रामर है पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी नाम से, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। संस्कृत अगर हम देखें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेजेस, है ना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेजेस है ये। एंड संस्कृत बिलोंग्स टू द इंडो जर्मैनिक और इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। 3500 साल पुरानी है। ऋग्वेद और ये सब जो हमारे काम हुए पूरे संस्कृत में हुए थे। सैक्रेड लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया में। वेदास हैं, योग शास्त्र है, पूरा संस्कृत में है। एंड इट इज़ द मदर ऑफ मेनी प्रेजेंट डे लैंग्वेजेस। हिंदी हो गई, सिन्हालीज हो गई, सिन्हाला जो श्रीलंका की लैंग्वेज है उसकी मदर लैंग्वेज भी संस्कृत ही है। क्लासिकल लैंग्वेजेस भी कोई चीज़ होती है। तो आपको बता दूं भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया। ये 6 आपकी लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। एक है तमिल, दूसरी है तेलुगु, तीसरी है संस्कृत, चौथी है कन्नड़ा, 5वीं है मलयालम एंड 6वीं है उड़िया। तो ये आप याद रखेगा, दैट इज़ द थिंग। पहली तमिल को बनाया गया था। एंड
तो तमिल को 2004 में और संस्कृत को 2005 में बनाया गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद याद रखिएगा कि जो क्राइटेरिया है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बनाया हुआ कि कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज होंगी, तो उसको अगर कोई लैंग्वेज पूरा करती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। एंड ये क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया था वो राज्यसभा ने एक बार बताया था। उसमें कहा था कि राज्यसभा ने इतना कहा था कि क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया होगा और उस क्राइटेरिया को पूरा करने वाली लैंग्वेजेस ही क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाएंगी। अब क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया क्या है जो राज्यसभा ने दिया, तो इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द अर्ली टेक्स्ट, जो अर्ली टेक्स्ट है उनमें होना चाहिए। दूसरा यूनिक होनी चाहिए और बॉडी ऑफ वर्क होना चाहिए उसमें। बॉडी ऑफ टेक्स्ट मतलब काफ़ी सारी उसमें चीज़ें लिखी गई हों, है ना, तो याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसमिस की एक पिटीशन को विच एम्ड टू डेजिग्नेट द भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। तो एक पिटीशन गई थी कि भैया भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप एक टाइगर रिजर्व बना दें, तो उसको जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसने डिसमिस किया पिटीशन को। तो याद रखिएगा दिस इज द थिंग विच इज देयर। भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रपोजल जो है वो पहले से चल रहा है हालांकि, बट नाउ हाई कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड दैट। एंड याद रखिएगा एक और चीज़ आपको बता दूं इसके बारे में, एंड ये जो टाइगर रिजर्व है वो सारे जो सजेशंस हैं और सब कुछ अप्रूवल होता है एनटीसी यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसको करती है। टाइगर सेंसस भी करती है एनटीसी, हर 4 साल में टाइगर सेंसस भी किया जाता है उसके साथ। और अभी रिसेंटली हमारे 3000 प्लस टाइगर्स हो गए हैं। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया की, तो ये भी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है ना। भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूँ तो ये कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर है। अगर हम इसकी बात करें कि क्यों इसका नाम भोरम देव है, तो फेमस 11th सेंचुरी एक मंदिर है भोरम देव टेम्पल, वो यहाँ पे लोकेटेड है पास में, इसी कारण से इसका नाम भोरम देव टेम्पल है। 2 नदियाँ हैं, संकरी नदी और फेन नदी, जिसका ओरिजिन इसी सेंचुरी में होता है, फेन नदी और संकरी नदी का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बहुत सारा मिक्स ऑफ वेजिटेशन आपको यहाँ मिलेगा। अगला टॉपिक है रैमन मैगसेसे अवार्ड। तो रिसेंटली असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं, तो रैमन मैगसेसे अवार्ड उनको दिया गया है 2023 में, असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट को, ठीक है ना। रवि कन्नन नाम है, रवि कन्नन, ही इज द रिसिपिएंट ऑफ इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, also the Padma Shri, and the director of Assam's Kachhar Cancer Hospital and Research Center, जो CCHRC है आपके असम का, वहाँ के वो डायरेक्टर भी हैं। तो याद रखिएगा रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड की स्टैब्लिशमेंट 1957 में किया गया था। रैमन मैग्सेसे के बाद इनका नाम पड़ा। ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। रैमन मैग्सेसे थे कौन, तो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, एंड इट रिकॉग्नाइजेज एंड ऑनर्स द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस in Asia regardless of race, creed, gender or nationality who have achieved distinction and have helped others, है ना। तो ऐसे लोग जो एशिया के हों उनको ये मतलब डिस्टिंक्शन दिया जाता है रैमन मैग्सेसे का, एशिया में उन्होंने काम किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, क्रीड, जेंडर, नेशनैलिटी, ये दिया जाता है ना। एशियाज इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज उसको कहा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आप देख सकते हैं। 2009 के पहले कुछ अलग कैटेगरीज थी, 2009 के बाद एनुअली सेलेक्ट किया जाता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा, है ना। और इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मेडालियन दिया जाता है और एक कैश प्राइज दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्डीज जो इंडिया के हैं वो 1958 में विनोबा भावे थे, मदर टेरेसा 1962, वर्गीज कुरियन 1963, जयप्रकाश नारायण 65, कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966, सत्यजीत रे 67, सुबलक्ष्मी 1974, अरुण शूरी 1982, किरण बेदी 1994, महाश्वेता देवी 97, अरुणा रॉय 2000, राजेंद्र सिंह 2001, अरविंद केजरीवाल 2006, अंशु गुप्ता ऑफ गूंज 2015, बेजवाड़ा विल्सन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं इन 2016, एंड रवीश कुमार जर्नलिस्ट 2019, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। सेंटर का जो दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो एआई हेल्प देने वाला है। पहले तो आप याद रखिएगा दीक्षा क्या है, ये हमारा ई एजुकेशन यानी कि ई शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। इट विल नाउ प्रोवाइड एआई हेल्प। नाउ एआई हेल्प किस नाम से, PAL, याद रखिएगा PAL क्या है, PAL पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, इसका यूज किया जाएगा दीक्षा पोर्टल में। तो PAL जरूर याद रखिएगा, अगर आपसे कुछ है पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, और ये इंटीग्रेट किया जाएगा एक आपका जो दीक्षा पोर्टल है। सारा कुछ हैंडल कौन कर रहा है, तो मीटी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि टेक्निकल मैटर है तो मीटी हैंडल करेगी। अब ये पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग है क्या, तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है दैट विल अलाउ
ईच स्टूडेंट टू हैव एन इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, करिकुलम बेस्ड, वो अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को जान सके, डेवलप कर सके। उस कारण से ये PL, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, मतलब जो लर्निंग है वो खुद अडेप्ट करेगी आपके हिसाब से, आपकी स्किल्स को निखरने में और मदद करेगी। दीक्षा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन सोल्यूशन है, और इसमें कंटेंट आपको मिल जाता है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। QR कोड्स आपको मिल जाते हैं जिसमें आप टेक्स्ट बुक सीधे मिल जाएगी आपको, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। PAL का इंटीग्रेशन होगा, पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग का इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर मान लो सपोज करो क्लास 9th के स्टूडेंट को पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है और वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता, तो AI लर्निंग सिस्टम फ्लैग कर देगा कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, स्टूडेंट को बताएगा, है ना। तो फिर उसके बाद फिर एक वीडियो पे ले जाएगा और वहाँ पे फिर उसकी कैलकुलेशन इंप्रूव करवाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना, उसको समझना, ये सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इज सेट टू लॉन्च अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम एंड इंडियन हेरिटेज ऐप। दो चीज़ें लॉन्च कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया याद रखिएगा 1861 में बना था, और उसके जो पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, एंड इसने लॉन्च किया है अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम और इंडियन हेरिटेज ऐप, ठीक है ना। तो अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम क्या है, तो द प्रोग्राम इज रिवैम्ड वर्जन ऑफ अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम, जो कि पहले लॉन्च किया गया था 2017 में, उसका रिवैम्ड वर्जन है। इसका एम ऑब्वियसली बात है वही कि जो हमारा डाइवर्स कल्चर हेरिटेज है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले। हमारे 3600 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं और बहुत सारी अम्यूनिटीज़ हैं कंट्री में, उनको प्रोटेक्शन मिलते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा नाम है अडॉप्ट हेरिटेज, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को, और या फिर कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी है जिसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, वेब पोर्टल में जा करके रजिस्ट्रेशन करके सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड अभी ये रिवैम्ड वर्जन है। आप तो पता ही होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक एक्ट भी है जिसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, यानी कि AMASR एक्ट ऑफ 1958, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, दिस इज अ प्रॉपर एक्ट जो कि है। और द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट आफ्टर ड्यू डिलिजेंस एंड डिस्कशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि कौन अडॉप्ट करने के लिए सही है। तो जैसे कई लोग कंपनीज होती हैं, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब के अंतर्गत भी वो अगर चाहें तो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडियन हेरिटेज ऐप भी है जो कि यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप बनाया जाएगा, जो कि इंडिया के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट पैनल नाउ हैज़ बीन फॉर्म्ड टू स्टडी द साइमल्टेनियस पोल्स, ठीक है। तो टॉपिक ये है, ये गवर्नमेंट पैनल बनाया जा रहा है, और ये पैनल क्या करेगा, इट विल स्टडी द साइमल्टेनियस पोल्स पॉसिबिलिटी इन इंडिया। साइमल्टेनियस पोल मतलब कि एक साथ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, दोनों एक साथ किए जाएँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी, किसको हेड कौन करेगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, एंड ही विल बी एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसका मतलब है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो कंट्री में, लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस अब एक साथ हों। इनका लॉजिक ये दिया जाता है कि भाई अलग अलग बार में कराओगे तो बार बार रिसोर्सेज लगते हैं, बार बार पैसा लगता है, बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बहुत पहले से इसकी बात चल रही है, 1967 से बात चल रही है। इनफैक्ट 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ करते थे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर अ नॉर्म इन इंडिया टिल 1967, और अलग अलग इलेक्शंस जो हैं वो फिर बाद में हुए हैं। एंड इसको याद रखिएगा, केरला में पहली बार ये साइकिल टूटी, लेकिन वो ठीक है, मतलब एक याद रहे, ऐसा नहीं कि कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में नहीं हुए। कुल मिलाकर के आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया, इसका रीज़न ये है कि अगर कभी UPSC आपको ऐसा स्टेटमेंट देता है कि इंडिया में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुए, तो वो गलत है। हुए हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन साइमल्टेनियस भी हुए हैं, लेकिन 1967 के बाद ये नॉर्म जो है वो नहीं रहा है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको इशूज़ बताया कि क्या क्या लोग बोलते हैं, क्यों चाहते हैं इनको करवाना, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है,
है, बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस लगती है एंड ऑल, पॉलिसी पैरालिसिस रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगता है तो उससे इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, एसेंशियल सर्विसेज नहीं हम दे पाते हैं, मैन पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, ठीक है ना। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन में सब अच्छा है ऐसा भी नहीं है, इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। कैसे स्टेटमेंट है, जैसे कि साइमल्टेनियस पोल्स अगर होंगे तो बेसिकली जो डोमिनेंट पार्टी रहेगी नेशन में उसको फ़ायदा मिल जाएगा। सपोज करो मान लो जैसे पावर अभी बीजेपी पावर में है या एक्स पार्टी पावर में है, तो वो तो नेशनल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है, स्टेट्स को भी दे सकता है अपने जो उसके द्वारा रूल किए जा रहे हैं, और बाकी स्टेट्स को नुकसान पहुंच जाएगा। तो इलेक्शन एक साथ होगा। प्लस इसमें एक इशू सबसे बड़ा ये जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा लगता है कि सपोज करो जैसे दोनों इलेक्शन साथ में, अभी क्या आता है कि जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम योर स्टेट इशूज़, है ना। स्टेट के मुद्दे अलग हैं, नेशन का मुद्दा अलग है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आप एक ही साथ दोनों को वोट दे रहे हो ना, तो फिर आप उसमें मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अपनी प्रायोरिटीज़ को, और आप एक ही व्यू पॉइंट से कर देते हो वोटिंग, है ना। यहाँ पे एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट का भी जिक्र कर दूँ। 2018 में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन के जस्टिस BS चौहान के द्वारा, उसने कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को नॉट बी हेल्ड विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका ये कहना था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो सकते हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत, है ना। एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा कमीशन रिकमेंडेड दैट ऑल इलेक्शंस ड्यू इन अ कैलेंडर ईयर बी कंडक्टेड टुगेदर। उनका ये ज़रूर कहना था कि हाँ, एक साल के जो इलेक्शन है वो आप एक साथ कर दो, बट सारे के सारे इलेक्शंस एक साथ होने लगे ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक और इशू ये भी रहता है कि मान लो कोई जैसे सीट्स जाती हैं, अगर सीट जाती है तो फिर बाई इलेक्शन का बड़ा इशू आएगा। बाई इलेक्शन कब आप कराओगे, और उसमें भी क्या वेट करोगे या सीट नहीं भरोगे क्या, तो ये सारे इशूज़ आएंगे। G20 कल्चरल कॉरिडोर न्यूज़ में था, तो मैं आपको बता दूँ G20 कल्चरल कॉरिडोर क्या है। एक स्पेशल कल्चरल कॉरिडोर है जिसको सेटअप किया जाएगा एट द वेन्यू ऑफ G20 समिट इन न्यू दिल्ली। G20 कल्चरल कॉरिडोर का काम क्या रहेगा, इसमें जो इन्वाइटी कंट्रीज़ हैं उनके हेरिटेज के बारे में शोकेस किया जाएगा। जैसे कि थीम तो आपको पता है इस बार G20 की वसुधैव कुटुंबकम है। इसके अलावा जो हमारा हॉलमार्क कैंपेन है कल्चर यूनाइट्स ऑल, इसका है। तो कल्चर यूनाइट्स ऑल में हम अलग अलग कंट्रीज़ की चीज़ें हम शोकेस करेंगे। जैसे हम मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता दूं। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है The Rigved manuscript will be showcased. Ancient text अष्टाध्यायी will be showcased. इसके अलावा जो इंटेंजिबल हेरिटेज कैटेगरी में इंडिया will be displaying योगा, कुंभ मेला, वैदिक चैंटिंग, लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो सिरे पर्ड्यू कहलाती है, डबल इक्कट वीविंग पाटन पटोला ऑफ गुजरात, ये भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा जो नेचुरल हेरिटेज कैटेगरी है उसमें हम हिमालयाज, द गंगा, इंडस, इंडियन ओशियन, लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय, रॉयल बंगाल टाइगर को शोकेस करेंगे। दूसरी कंट्री जैसे मिसेस प्लेस, यहाँ पे 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है क्रेनियम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उसको शोकेस करेंगे। 18th सेंचुरी का फहुआ लिडेड पोर्सलिन जे है चाइना का, वो शोकेस होगा। कॉपी ऑफ मैग्ना कार्टा इशूड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड, वो शोकेस होगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा कॉपी ऑफ चार्टर ऑफ द फ्रीडम, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल ऑफ राइट्स USA से आएगा। कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन नेशनल असेंबली फ्रांस से आएगा। पोस्टर ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक जनरल इलेक्शन ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वो शोकेस होंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड मैरिजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज कैन इनहेरिट देयर पेरेंट्स शेयर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी गवर्नड बाय द मिताक्षरा लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक चाइल्ड जो अगर पैदा होता है वॉइड मैरिज से, वॉइडेबल मैरिज में, तो फिर वो एलिजिबल रहेगा फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, इन शेयर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली governed by the Mitaksara law. लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, however the court clarified that such a child would not be entitled to rights in or to the property of any other person in the family. किसी और व्यक्ति की फैमिली में कोई और व्यक्ति हो तो उसकी उसमें उसका हक नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये वॉइडेबल मैरिज क्या होती है? तो वॉइडेबल मैरिज इज द वन दैट इज मेड इनवैलिड बाय द हस्बैंड और वाइफ थ्रू अ डिक्री। अगर डिक्री के द्वारा कोई हस्बैंड या वाइफ उसको इनवैलिड कर दे या कह दे कि भैया इनवैलिड है, तो इनवैलिड हो माना जाएगा, ठीक है ना।
वॉइड मैरिज को इनवैलिड माना जाता है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, जब से शुरुआत होता है ना उसी तभी से उसको इनवैलिड मान लिया जाता है, तो इनवैलिड मैरिज के जो चाइल्ड रहते हैं। अब मिताक्षरा लॉ क्या है, तो मेनली देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के 2 स्कूल्स हैं, मिताक्षरा और दूसरा दया भाग है, ठीक है ना, मिताक्षरा और दया भाग स्कूल। तो मिताक्षरा स्कूल इज प्रैक्टिस्ड इन ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। इंडिया में मिताक्षरा स्कूल फॉलो होती है, वेस्ट बंगाल असम को छोड़ के। इन दिस स्कूल द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द सक्सेसर्स ओनली इफ दे वर बॉर्न इन द फैमिली ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर्स। तो जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है सक्सेसर्स के द्वारा केवल और केवल तब जब दे वर बॉर्न इन द फैमिली ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड जस्ट बाय देयर बर्थ वो हो जाती है, ठीक है ना, बाय बर्थ से ही वो उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा माना जाता है। दया भाग स्कूल हालांकि अलग होती है, इसमें सक्सेसर्स के बाद प्रॉपर्टी तभी जाती है व्हेन द प्रॉपर्टी ओनर इज डेड, है ना, अचानक ऐसे पैदा होने से उनका हक नहीं रहता है। जब प्रॉपर्टी ओनर डेड होता है उसके बाद उसके जो सक्सेसर्स होते हैं उनके पास जाता है, ठीक है ना। एंड इसमें मेल और फीमेल दोनों, दया भाग स्कूल में मेल या फीमेल दोनों प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर सकते हैं, है ना। मिताक्षरा स्कूल में 2005 अमेंडमेंट के पहले से था ये, है ना। तो फीमेल कुड नॉट एट ऑल बी अ को पार्टनर एंड वाज देयरफॉर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टीशन। 2005 के पहले फीमेल को नहीं माना जाता था मिताक्षरा स्कूल में को पार्टनर, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद इसको माना जाने लगा है, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एनसीईआरटी इज़ नाउ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी है, इसको स्टेटस दिया जाएगा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी यानी कि यूजीसी के रिकमेंडेशन पे डिक्लेयर कर सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन को अदर देन यूनिवर्सिटीज वर्किंग एट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो अगर यूजीसी रिकमेंड करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को हायर एजुकेशन के अगर डिक्लेयर करना चाहे तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कर सकता है डिक्लेयर। अब इंस्टीट्यूशंस दैट आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंजॉय द एकेडमिक स्टेटस एंड प्रिविलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। उनको यूनिवर्सिटी के ही प्रिविलेजेस मिलते हैं। एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज लाइक अदर यूनिवर्सिटीज हैव द ऑटोनॉमी ऑफ ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज, देयरफॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो अपना सिलेबस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू फोरे इनटू डाइवर्स फील्ड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी। एनसीईआरटी की बात करें तो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों बनाई गई थी, ताकि असिस्ट कर सके एंड एडवाइस कर सके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसीज प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम्स में। और बाकी आपको पता ही है एनसीईआरटी बुक सिलेबस ये सारी चीज़ें आपको पता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी एनसीईआरटी नहीं बनाया इस बार, है ना। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है एनसीईआरटी की, वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। एनसीईआरटी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी। और एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर कौन करता है, एजुकेशन मिनिस्टर चेयर करता है, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखेगा। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आप सबको पता होगा कि स्पेशल सेशन कॉल किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अनाउंस किया कि भैया कि स्पेशल सेशन होगा 18 सितंबर से। तो पार्लियामेंट कब मिलता है, आप सबको पता है कि कोई फिक्स्ड कैलेंडर तो है नहीं। हाँ, 2 मीटिंग्स के बीच में 6 महीने का समय नहीं बीतना चाहिए। दिस इज वन कंडीशन विच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ये भी आपको पता होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्पेशल सेशन ये सब चाहिए, याद रखिएगा पार्लियामेंट में कहीं पे भी स्पेशल सेशन का जिक्र नहीं है। किस तरीके का स्पेशल सेशन का जिक्र पार्लियामेंट में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हाँ, स्पेशल सिटिंग का जिक्र ज़रूर है। स्पेशल सिटिंग वो भी किस केस में, वो इमरजेंसी के केस में, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के केस में स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। वो भी ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद, ताकि कुछ सेफगार्ड्स ऐड किए जा सकें। बस स्पेशल सेशन इस तरीके का जो 18 सितंबर से हो रहा है उसका कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला टॉपिक है वॉकिंग लीव्स। तो एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम है जिसने आइडेंटिफाई किए 7 प्रीवियसली अननोन स्पीशीज ऑफ लीफ इंसेक्ट्स। 7 लीफ इंसेक्ट्स, याद रखेगा, लीफ इंसेक्ट्स डिस्कवर किए गए इंटरनेशनल रिसर्च टीम के द्वारा। इनको कहा जाता है वॉकिंग लीव्स, है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज वॉकिंग लीव्स। तो एक्चुअली फैस्माटोडिया ऑर्डर के वॉकिंग लीव्स पार्ट होते हैं, फैस्माटोडिया ऑर्डर का। इनको फैजमिड्स भी कहा जाता है या फिर स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट्स कहा जाता है। स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट। अगर आपसे वॉकिंग लीव्स कोई पूछे क्या है,
है, वॉकिंग लीव्स आर एक्चुअली इंसेक्ट्स इन द लीव्स एंड इनको वॉकिंग लीव्स कहा जाता है, आपका फैजमिड्स और स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। एंड दे आर नोन फॉर देयर अनयूजुअल अपीयरेंस एज दे लुक कन्फ्यूजिंगली सिमिलर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जैसे ही दिखते हैं ये, एंड बिल्कुल एकदम प्लांट्स जैसे पार्ट्स जैसे दिखेंगे, इसलिए ये इंसेक्ट्स होते हुए भी ऐसा दिखते हैं, इसी कारण से ये इंसेक्ट वॉकिंग लीव्स कहलाते हैं। दे फीड ऑन द प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। एंड लार्जली ये नॉकटर्नल होते हैं, रिजल्टिंग रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं 40% एलिफेंट कॉरिडोर्स रिपोर्ट इंक्रीज इन यूज़। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट रिलीज कर दी गई है, एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट, ठीक है ना। रिपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपेयर किसने की है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी दिया है, मिलकर के इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। एलिफेंट कॉरिडोर्स जो होते हैं वो लीनियर नैरो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, जिनमें एलिफेंट्स रोम अराउंड कर सकते हैं विदा किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। की फाइंडिंग्स अगर हम देखें तो रिपोर्ट कहती है कि 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन 15 एलिफेंट रेंजिंग स्टेट्स। भारत के 15 एलिफेंट रेंजिंग स्टेट्स में 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई हैं। 40% ऑफ द एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया हैव रिपोर्टेड इंक्रीज इन द यूज बाय द एलिफेंट्स। 40% एलिफेंट कॉरिडोर्स ऐसे हैं जहां पे एलिफेंट्स का यूज बढ़ गया है, याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है। हाँ, कुछ एलिफेंट कॉरिडोर्स को नुकसान भी है, मतलब इश्यूज भी हैं, जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़, इंक्रोचमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, ये सब भी नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। एंड 10% एलिफेंट कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स जो है आइडेंटिफाइड वो वेस्ट बंगाल में है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। थ्रिसूर रॉक्स टू द रिदम ऑफ पुलिकल्ली देख लेते हैं क्या है ये। तो ट्रेडिशनल फोक डांस है केरला का पुलिकल्ली, एंड ये अभी ओणम के फेस्टिवल के दौरान वहाँ पे परफॉर्म किया गया। पुलिकल्ली क्या है, ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ केरला पुलिकल्ली। पुलिकल्ली को टाइगर डांस भी कहा जाता है, इट इज़ वन ऑफ द फोक आर्ट फॉर्म्स ऑफ केरला। टाइगर डांस कहा जाता है, फोक आर्ट फॉर्म है केरला का। यहाँ पे आर्टिस्ट जो होता है वो टाइगर का मास्क पहनते हैं, पेंट करते हैं बॉडीज को लाइक द टाइगर्स एंड डांस टू द रिदम ऑफ ट्रेडिशनल परकशन इंस्ट्रूमेंट्स सच एज थकील, उडुक्कू एंड चेंडा। तो याद रखिएगा, चौथे दिन, ओणम के चौथे दिन ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। बहुत पहले कहा जाता है कि 2 सेंचुरी पहले ये मतलब स्टार्ट हुआ था, एंड दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। महाराजा राम वर्मा सक्ठन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सो कोचीन में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। मेन थीम है आर्ट की टाइगर हंटिंग, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स प्ले करते हैं रोल ऑफ टाइगर एंड द हंटर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा। अब एक एडिटोरियल आया था कि इंडिया का जो नया क्रिमिनल लॉ आया है, मतलब लाया जा रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए 3 बिल जो कि रिप्लेस करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग जो सिविल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी है और सीआरपीसी है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा 1860 के। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 के। अब ऑथर ने बोला कि क्या बेसिकली दिक्कत क्या है। तो दिक्कत ये है, ऑथर ने कहा कि जो सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी ये सब बने थे, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड उनके लिए बने हुए थे, है ना। अगर आप देखें तो हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, सपोज करो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र ने अपने अलग सेफगार्ड्स बना रखे हैं, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है। अब दिक्कत क्या है कि आपने भारतीय न्याय संहिता में एक डेफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की भी डाल दी, तो आपने क्या किया, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी एक जनरल ऐसे जनरल उस फॉर्म में ऐड कर दिया। तो आपने मिक्स कर दिया स्पेशल लॉस को जनरल लॉ से। सबसे बड़ा इशू जो उठाया जा रहा है वो ये है कि जनरल लॉस को स्पेशलाइज्ड लॉ के साथ मिक्स कर दिया गया है इस बार, ठीक है ना। बहुत स्पेशलाइज्ड अप्रोच चाहिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, बट आपने बहुत ही हल्के में उसको एक्सप्लेन कर दिया है वहाँ पे, और उसको भी इंक्लूड कर दिया है। प्लस जैसे जो सेफगार्ड्स थे, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं, जैसे महाराष्ट्र का जो एक्ट है कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसमें बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होने चाहिए अप्रूवल के लिए, है ना। तो जो नया प्रपोज लॉ उसमें ऐसे कोई डिटेल्ड प्रोसीजरल प्रोटेक्शंस नहीं दिए गए हैं, तो एक ये भी चीज़ है। तो ऑब्वियसली बात है, अब ऐसे में क्या होगा कि जो हार्म है वो इनोसेंट्स, कई जगहों पर इनोसेंट्स को हार्म मिल जाए हो जाएगा। लीगल सिस्टम से जो भरोसा है वो थोड़ा थोड़ा उठता जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताओ, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए PMLA ये सारी चीज़ें हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब भी अब नए उसमें डिफाइन कर दिए गए हैं, जिस कारण से ये काफ़ी मतलब स्पेशल चीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जनरल वेग लॉ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अगला है गुजरात डिक्लेरेशन। तो WHO ने रिसेंटली रिलीज किया आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023। मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट के बारे में कल। इसी को गुजरात डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? गुजरात डिक्लेरेशन। WHO ने ऑर्गेनाइज किया था, को होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। वेन्यू था गांधीनगर गुजरात, ये आप याद रखेगा, ठीक है ना। एंड इसका वही एम है कि सारी कंट्रीज मिल करके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और डेटा शेयरिंग करें, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पोलर बियर्स कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता है आर्कटिक में पाए जाते हैं ना। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें ये पता चला है कि जो क्लाइमेट चेंज है इट इज़ अफेक्टिंग द पोलर बियर्स। जो आर्कटिक के पोलर बियर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। एंड दे आर दी ओनली बेयर स्पीशीज टू बी कंसिडर्ड मैराइन मैमल्स। याद रखिएगा, पोलर बियर आर दी ओनली मैरीन स्पीशीज टू बी कंसिडर्ड मैराइन मैमल्स एंड पोलर बियर्स कैन स्विम फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड स्टेडली फॉर मेनी आवर्स टू गेट वन पीस ऑफ आइस टू अनदर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पोलर बियर्स जो है उनको बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे गैस इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, इन सब से रिस्क हैं। टॉक्सिक केमिकल्स भी एक्सपोज हो रहे हैं ऐसी जगहों पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, PM दक्ष योजना जो है उसके बारे में बता दूं। इट एम्स टू इनहांस कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ द टारगेट ग्रुप टू मेक देम एम्प्लॉयबल बोथ इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके लोगों का, इस कारण से उनको ऐसा बनाना है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लग जाएं या फिर उनको नौकरी मिल जाए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, और इम्प्लीमेंटेशन इसका करेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लॉन्च हुई थी 2020-21 में। टारगेट ग्रुप है इसके SCs, OBCs, EBCs यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, DNTs, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स, और एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष का है, ठीक है ना। कोई इनकम लिमिट नहीं है SCs के लिए, सफाई कर्मी के लिए, वेस्ट पिकर के लिए, DNTs के लिए। एनुअल फैमिली इनकम शुड बी बिलो 3 लाख रुपीज फॉर OBC के लिए दी है कि 3 लाख से कम होनी चाहिए, और 1 लाख से कम होनी चाहिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है ना। इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, ताकि आप लोग को जॉब मिल सके, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप लग जाएं या फिर आप वो कर लें। मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान, MIPP लिख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है उन्होंने रिलीज़ किया है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान। ये 2023 से 2037 के लिए लॉन्च किया गया है, 2023 से लेकर के 2037 तक के लिए। अभी रिसेंटली 2nd एडिशन था बाइनियल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, वहाँ पे मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान लॉन्च किया गया है। अब मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान का एम क्या है? To synchronize and enmesh the infrastructure requirement of the Navy through a कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर। अगले 15 सालों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना दिया गया है ताकि नेवी की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया जा सके, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होगा। तो प्लान डॉक्यूमेंट भी यही बोलता है कि भाई गवर्नमेंट का जो विजन है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, नेवी के लिए हम वैसा बनाएं अगले 15 सालों के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए। इसमें PM गति शक्ति प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड किया गया है, डिजास्टर रेजिलियंस को भी इंक्लूड किया गया है, नेट जीरो को भी इंक्लूड किया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो टॉपिक है वो है सेबी इंट्रोड्यूस करने वाला है 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट। सेबी ने कहा है कि वो इंप्लीमेंट करेगा 1 घंटे वाला 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट बाय मार्च 2024। तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं ये। अभी पता होगा आपको कि इंडिया पहली कंट्री है जो T+1 सेटलमेंट यानी ट्रेड प्लस 1 डे और इतने में मूव करता है। तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं। आप शेयर खरीदेंगे और 1 घंटे के अंदर वो आपके उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सेबी आप सबको पता है कि शेयर हैंडलिंग पूरा काम करता है। इंडिया ने ट्रांजिशन किया था, T+2 था पहले, फिर हम T+1 में आ गए। T+1 आर अगर हो जाता है तो बहुत और अच्छा है। ये बेसिकली सेलर को जो फंड मिल जाएंगे वो अकाउंट में 1 ही दिन बाद मिल जाएगा। 1 आवर का सेटलमेंट होगा तो 1 घंटे में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान मैंने आपको बता दिया, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आया था, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बताई हुई है आपको, ठीक है ना। तो that is the thing. So that is it for the day friends. I hope you got clarity. I hope आपको समझ में आ गया होगा. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.